पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपके साथ पिछले लेक्चर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर चर्चा की। हमने आपको बताया कि क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते। हमने आपको बताया किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री की। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब शक्तियों के बारे में आपसे बातचीत की तो हमने आपको पढ़ाया यहाँ तक कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्लॉज तक कि किस तरह से प्रेसिडेंट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का आपस में संबंध स्थापित होता है। हम इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जितनी लिख दी गई हैं उतनी तो पढ़ेंगे, जो नहीं लिखी गई हैं उन्हें फिर लिखते चले जाएंगे। अगला है प्रेसिडेंट। इनकी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, तो मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स जब अपने ऑफिस को अज्यूम करते हैं तो ऑफिस में एंट्री से पहले प्रेसिडेंट इनकी ओथ एंड अफर्मेशन कराते हैं। ओके, इनको शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि मंत्री और प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, कृतिका? प्रधानमंत्री इज़ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। इसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि क्यों प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। मैंने इसके विषय में आपको एक बार पहले भी समझाया था कि जनता ही ये तय करती है कि कौन सी पार्टीज़, कौन से मेंबर पार्लियामेंट जनता को रिप्रेजेंट करेंगे। जिस भी किसी पार्टी के मेजॉरिटी एमपीज़ आते हैं, यानी कि जो लोकसभा में पार्टी मेजॉरिटी अचीव कर जाती है, फिर उसी पार्टी को ये अवसर मिलता है कि उस पार्टी के उन एमपीज़ के जो ग्रुप बना, उसके जो नेता हैं उसे प्रधानमंत्री चुना जाए। तो उसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा और उसे नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे। आई बात समझ में? उस जो प्रधानमंत्री जिन्हें नॉमिनेट करेंगे उन्हें मंत्री चुना जाएगा, उन्हें नियुक्त भी राष्ट्रपति करेंगे। एक तरह से ये जनता के द्वारा चुने हुए लोगों पर राष्ट्र की मोहर होती है, क्योंकि उनके लिए फैसले, उनके किए कामकाज देश को प्रभावित करेंगे, इस समय में भी और आने वाले समय में भी। ठीक इसी तरह से ये कंसेप्ट लागू होता है कि उनको शपथ ग्रहण करा करके, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन मेंबर पार्लियामेंट है, उसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनाना है, उसके पहले उसकी ओथ होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब वो जिस ऑफिस में एंटर होगा वो अपनी मेंबर पार्लियामेंट की कैपेसिटी लोकसभा तक सीमित रखता है। वो एक मिनिस्टर के तौर पर एक ऑफिस में एंटर करता है, जिससे कि वो अब एक इंस्टीट्यूशन का हो चुका है। वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, उसे किसी ने भी वोट डाला हो, वो किसी भी रीजन से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट और कम्युनिटी से बिलोंग करें, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंट्री के लेवल पर एक सिस्टम को चीयर किया गया, जैसे कि डेमोक्रेसी, और इसके तहत जो एक व्यवस्था आई है उसके लिए वो मेंबर पार्लियामेंट चुना गया है। और अब उसी ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसे मिनिस्टर भी और या प्राइम मिनिस्टर भी चुना गया है। तो ऐसे में अपनी कास्ट, कम्युनिटी, अपनी क्लास, अपने रीजन, अपनी पार्टी, इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अब वो एक इंस्टीट्यूशन को होल्ड कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, फाउंडिंग फादर के विजन्स के ऊपर बेस्ड हैं। उसे, उस इंस्टीट्यूशन को उन ऑब्जेक्टिव्स, उन एम, उन पर्पसेस को रियलाइज़ करना है, जो एम और पर्पसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो पॉलिटिकली लीगल हैं, जो जेन्युइन हैं और जो पूरी कंट्री के लिए हैं, किसी एक रीजन, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। अब उस प्रधानमंत्री और मंत्री को संविधान के दिशा निर्देश अनुसार चलना है, उसे संविधान की आइडियोलॉजी की पालना करनी है, उसे संविधान की शपथ ग्रहण करनी है। इस तरह से इंस्टीट्यूशनल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक मेंबर पार्लियामेंट, एक नॉर्मल पर्सन जब मेंबर पार्लियामेंट बनता है तो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर भी उसकी एक ओथ होती है, और एक मेंबर पार्लियामेंट जब प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनता है तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जैसे ऑफिस में, एक इंस्टीट्यूशन में एंटर होने से पहले भी उनकी एक ओथ होती है, क्योंकि वो अपनी पिछली चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। और ये भी कौन करेगा? ये इंस्टीट्यूशन राष्ट्र का बनाया हुआ है, क्योंकि संविधान भी राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है और राष्ट्र को रिप्रेजेंट यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए शपथ भी राष्ट्र ही ग्रहण कराएगा या राष्ट्रपति ही कराएंगे। इसलिए ओथ एंड अफर्मेशन एडमिनिस्टर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जिस भी किसी मेंबर पार्लियामेंट ने अगर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ या अफर्मेशन नहीं लिया है, मतलब शपथ ग्रहण नहीं की है, वो अपने ऑफिस को बियर नहीं कर सकते, ऑफिस को अज्यूम नहीं कर सकते। इट इज़ अ प्री कंडीशन। अगर ऑफिस अज्यूम करना है, शपथ ग्रहण करिए,
क्योंकि बिना शपथ ग्रहण के यदि आप ऑफिस रिज्यूम करेंगे तो आप उस इंस्टीट्यूशन के वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो सकता है ना भी चलें। आप अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन, अपने वैल्यूज़, अपने कस्टम, अपने कल्चर, मैनर के तरह चलें। जबकि संस्था स्थापित हुई है किसी तरह के नियमों के आधार पर, वहाँ पर आपकी सोच, आपकी स्वाधीनता, आपकी इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल अप्रोच नहीं चल सकती है। आपको इंस्टीट्यूशनली बिहेव करना है, क्योंकि एट द एंड जो परमानेंट रह जाएंगे वो इंस्टीट्यूशन रह जाएंगे, इंस्टीट्यूशन होल्डर आते जाते रहेंगे। एट द एंड नेशन को जो अफेक्ट करेगा वो इंस्टीट्यूशन और उसकी पॉलिसीज़ करेंगी। एट द एंड नेशन जिसकी ओर देखता है वो इंस्टीट्यूशन की ओर देखता है, और एट द एंड हर कोई अगर कहीं पहुंच सकता है तो वो इंस्टीट्यूशन तक ही पहुंचेगा। कल को कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। शपथ ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्रपति कराते हैं किसी भी मिनिस्टर का। मिनिस्टर मेंबरशिप लेस देन कंसेक्यूटिवली 6 months सीज टू एग्जिस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, वो उसके बिना भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन अब इसमें यही कहा गया है कि अगर लगातार 6 महीने तक अगर वो किसी हाउस का सदस्य नहीं है तो फिर वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन उसकी सीज़ हो जाएगी। सीज़ टू एग्जिस्ट मतलब फिर वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन पर नहीं रह पाएगा। ऐसे प्रतिबंध लगते हैं। आई बात समझ में? तो 6 महीने के भीतर आपको कोई ना कोई मेंबरशिप अचीव करनी होगी। 6 महीने से ज़्यादा लगातार आप मेंबरशिप से मुक्त नहीं रह सकते हैं, ऐसा ग्राउंड है। ठीक है, ये क्लियर? 6 महीने के भीतर या तो आप मेंबर हो जाएं, नहीं भी हैं कोई बात नहीं, आप रहें। 6 महीने तक लगातार आप मेंबर नहीं हैं तो फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ये क्यों रखा गया ऐसा क्लॉज? क्योंकि अंततः कोई भी पर्सन मिनिस्टर होने के लिए ये एक प्री कंडीशन होनी चाहिए कि वो हाउस का मेंबर हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हाउस के प्रति, क्योंकि जनता वाया हाउस आपसे सवाल पूछती है। आप अगर उस हाउस के मेंबर ही नहीं हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्लॉज ख़त्म हो जाता है। आपको उस हाउस का मेंबर होना होगा, क्योंकि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका अर्थ ये है कि जनता आपके ऊपर अपना अधिकार रखती है वाया द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में फिर आपको किसी हाउस का मेंबर होना ही है। जो आप नहीं हैं तो फिर आप जनता के प्रति भी जिम्मेदार नहीं हैं, फिर आप जनता से होकर के नहीं आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक सिस्टम है कि नॉमिनेटेड मेंबर भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पर भी कंसेप्ट ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर भी तभी बनेगा अगर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट जिन मेंबर को करेगी, प्रेसिडेंट उन मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। इसके लिए भी वो पार्टी मेजॉरिटी में होनी चाहिए, और मेजॉरिटी में आने के लिए उन्हें जनता में जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे। तो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या मिनिस्टर बन रहा है, बट एटलीस्ट उस पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स गेन की हैं, और इसके बाद वो जनता के प्रति जवाबदेह है। मतलब उस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के किसी भी कंडक्ट के लिए, क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री हैं, इस पार्टी ने उसे चुना है, तो पार्टी ने चुना मतलब कि एमपी ग्रुप के लीडर के तौर पर उन्हें चुना गया है, इसलिए राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। या फिर प्रधानमंत्री चुने गए तो फिर अब वो मंत्री चुन रहे हैं अपने नॉमिनेटेड मेंबर में से। ये अधिकार उन्हें इसलिए मिला कि उनकी पार्टी मेजॉरिटी में है। इसका मतलब जनता की कसौटी पे खरा तो उतरना ही पड़ा था, और आगे जनता के प्रति जवाबदेही भी बनती है। तो जनता के सामने आपको जाना ही है। आई बात समझ में? मेंबरशिप होनी इसलिए ज़रूरी है। अगला है सैलरीज़ एंड अलाउंसेस। देखिए, मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर की सैलरी एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और ये सैलरी एंड अलाउंसेस कुछ भी नहीं होती हैं। जो मेंबर पार्लियामेंट की सैलरी एंड अलाउंसेस होती हैं वही मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सैलरी अलाउंस होती है। ऐसा अलग से कोई सैलरी एंड अलाउंस नहीं होता है। आई बात समझ में? हाँ, इनके समचरी अलाउंसेस होते हैं। सैलरी इनकी मेंबर पार्लियामेंट के बराबर होती है, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की, और अलग से इन्हें समचरी अलाउंसेस मिलते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बाकी मिनिस्टर से ज़्यादा हैं, और ये तय प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट ज़रूर करते हैं इन्हें, लेकिन उसका कारण है कि पार्टी मेजॉरिटी में है। देखिए, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही ये काम करते हैं, तो प्लेजर डिसमिस करते हैं। रीज़न ये है कि मिनिस्टर्स इसलिए डिसमिस कर दिए जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट कर दिया, एडवाइस कर दिया प्रेसिडेंट को, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर खुद इसलिए डिसमिस कर दिए जाएंगे क्योंकि उनके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया लोकसभा का। चाहे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं, चाहे प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपॉइंटेड हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसमिस कर दिए जाएंगे, लेकिन सैलरी एंड अलाउंसेस प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर सैलरी एंड अलाउंसेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे तो प्रेसिडेंट को तो हर काम ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से करना है। तो फिर मंत्री, प्रधानमंत्री की सैलरी एंड अलाउंसेस तय करने के लिए कौन सा अलग से कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आके प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा?
और अगर खुद से ही प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करके अपनी सैलरी फिक्स करा लेंगे, अलाउंसेस फिक्स करा लेंगे, तो जनता का चेक क्या रहेगा? फिर तो एक तरह से देश का पैसा खा जाएंगे। मान लीजिए कि ऐसा प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मेरी सैलरी कर लीजिए आप 800 करोड़ और बाकी सारी मंत्रियों की कर दीजिए 400 करोड़, और ऐसे में 5 साल में हम पूरा देश खा जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस से चलेंगे। मान लीजिए इस मामले में प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस से नहीं चल रहे हैं इनकी, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी प्रोविज़न रख सकते थे कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैलरी एंड अलाउंसेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और इस मामले में वो एड एंड एडवाइस से नहीं चलेंगे। तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं कि आपकी सैलरी ही ख़त्म कर दे रहे हैं, ताकि प्रेसिडेंट अपनी शक्ति महसूस करना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बिल आपसे बनाना चाहते हैं, जो नीतियाँ आपसे निकलवाना चाहते हैं, अपोजिशन वाले प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि ये अगर नहीं मान रहे हैं बात तो आप इनकी सैलरी ख़त्म कर दीजिए, 4 महीने मत ही दीजिए, इनको भिखमंगा सा बना दीजिए। फिर वो लोग करप्शन की ओर बढ़ेंगे, है ना? ये तो करेक्ट आस्पेक्ट नहीं है। सैलरीज अलाउंसेस उनके लगाइए ताकि वो करप्शन की ओर ना जाए। इसलिए ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। सैलरी ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं मेंबर पार्लियामेंट वाली, समचुरी अलाउंसेस भी पार्लियामेंट माने कि जनता इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस तय करती है, क्योंकि पार्लियामेंट माने जनता। तो जनता के प्रति दबावदेह हैं ये अपनी सैलरी एंड अलाउंसेस के लिए। सैलरी एंड अलाउंसेस इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती हैं, लेकिन वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मेड होती हैं। आई बात समझ में? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दे नहीं होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये लिए होती हैं, लिए जाती हैं। चार्ज का मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये उसे वो पे करना ही करना है। मेड का मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे होना है, दोनों में एक अंतर होता है। तो इनकी सैलरीज कैग की तरह, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरह चार्ज नहीं होती हैं। इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तरह, यूपीएससी की चेयरमैन और मेंबर की तरह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स की तरह इनकी सैलरीज चार्ज नहीं होती हैं, इनकी सैलरीज मेड होती हैं। इनकी सैलरीज घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन बाकी जो ऑफिसेस का मैंने जिक्र किया उनकी सैलरीज घटाई नहीं जा सकती हैं, उस पर वोटिंग नहीं होती है, ताकि उनका जो ऑफिस है उसे आप और ज़्यादा सिक्योर कर सकें, उन्हें इंडिपेंडेंस दे सकें। ये बात समझ में आई? तो ये तो हो गए जो हमने 8 पॉइंट इनके रिलेटेड पढ़े। अब इसके आगे पढ़ते हैं। नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर। देखिए, नेचर ऑफ एडवाइस बाय द मिनिस्टर के क्लॉज को लेकर के जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको इस पॉइंट के ऊपर डिटेल में बताया था कि भाई जो आर्टिकल 74 के तहत आप ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज चाहिए एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को, और उसी में यह है कि जो एडवाइस टेंडर की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो इंक्वायर नहीं होनी चाहिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इसमें उसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 74 इससे डील करता है। सबसे पहले तो ये बात स्थापित होती है कि प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, और ऐसा आर्टिकल 74 कहता है। इसमें परिवर्तन हुए हैं, दो अमेंडमेंट्स हुई। पहली अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई। इस अमेंडमेंट के तहत ये पुख्ता किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर उस एडवाइस से बाउंड हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस एडवाइस से बाउंड है। तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही चलना है, ऐसा बाउंड कर दिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने गवर्नर को स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी गई एडवाइस से बाउंड नहीं किया, क्योंकि गवर्नर को काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स भी मिली हैं। गवर्नर उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अगर उन्हें भी हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड कर देते एड एंड एडवाइस से। कारण है कि गवर्नर को अगर ये प्रपोज करना है कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है और प्रेसिडेंट अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दें, ऐसे में यकीनन ही वहाँ की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी प्रेसिडेंट को इस सलाह के मामले में एड एंड एडवाइस नहीं करेगी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जा कर के भी ऐसा प्रपोजल देना है प्रेसिडेंट को। इसके लिए 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने उन्हें बाउंड नहीं किया है, जबकि प्रेसिडेंट बाउंड है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से। आगे बात समझ में? ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। इसमें एक सुधार किया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव आस्पेक्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया। इसमें एक सुधार किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। उसने ये कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एडवाइस टेंडर की जाएगी प्रेसिडेंट पे, वो बाउंड तो है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट को दी गई एडवाइस प्रेसिडेंट एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेज सकते हैं।
ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर बिना बदले या बदलाव के साथ वो एडवाइस वापस दी है प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर बाउंड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए। मतलब उन्होंने एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबल किया है सिस्टम, थोड़े से अधिकार प्रेसिडेंट को भी दिए कि अगर पहली बार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी तरह का कोई अथॉरिटेटिव डिसीजन ले रही है और वो एड एंड एडवाइस कर रही है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उन्हें पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं कि आप इसे पर दोबारा विचार कर लीजिए। फिर वो जनता के बीच आ जाएगी, डोमेन में बात आ सकती है, या कोई भी मीडिया उस पर आस्पेक्ट कर सकता है, कुछ भी। तो ऐसे में जब फिर एडवाइस वापस जाती है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट उस पर बात करने के लिए बाउंड है। मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट उस एडवाइस को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, तो उसमें आप एक बात हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा कि एक चीज़ हमेशा समझनी है कि कभी भी एडवाइस जो है उसकी प्रक्रिया, उसकी जो स्वरूप है, उस पर चर्चा नहीं होगी, किसी तरह की किसी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं होगी। अगर प्रेसिडेंट ने उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजा है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको एडवाइस को ट्रायल पे नहीं ले सकते कि ये इलीगल थी, या ये बहुत नेगेटिव सब्सटेंस था इसमें, या ये डिज़ायरेबल नहीं थी, इसे होना ही नहीं चाहिए था एडवाइस को। कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे इंक्वायर नहीं कर सकते। तो आप इसका मीडिया ट्रायल हो सकता है, जनता दबाव बना सकती है उस सरकार पे, अपने लोकल एमपीज़ पे, कि आप अपनी सरकार को अब ये कहिए कि इस एडवाइस, प्रेसिडेंट ने जो रिकन्सिडरेशन के लिए एडवाइस भेजा है, इसको दोबारा से फिर वापस ना भेजें प्रेसिडेंट को, ये एडवाइस ठीक नहीं था। तो जनता का दबाव ज़रूर बन सकता है, क्योंकि आपको जाना तो जनता के पास ये चुनाव के लिए। आपकी सरकार तभी तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक आपके एमपीज़ मेजॉरिटी में हैं और आपकी पार्टी मेजॉरिटी में है, और एक बार ही जा कर के आपको सरकार को एक पॉइंट पे जाके जनता को फेस करना है चुनाव में। तो जनता ही तय करे, लोकतंत्र ही ये तय करे। इसके लिए जनता के संज्ञान में वो मामला आ जाता है जब प्रेसिडेंट उस एडवाइस को रिकन्सिडर करने के लिए वापस भेजते हैं। वो मीडिया की चर्चा का विषय बन जाता है, जनता के संज्ञान में वो मामला आ जाता है। ऐसे में उसको कोई कोर्ट ऑफ लॉ में आप इंक्वायर नहीं करा सकते कि भाई एडवाइस जो टेंडर की, उसका नेचर, उसका सब्सटेंस क्या है, वो लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है, तर्कसंगत है कि नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं है, ऐसी बातों पे कोई चर्चा नहीं है। वो जनता तय करेगी। जनता जैसे किसी तरह की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक आज की डेट में एमपी एमएलए को ये मैंडेटरली डिक्लेयर करना है कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसका मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी तो कोई नहीं लगाई, आप चाहे 0 पढ़े हैं, 8 पढ़े, 10 पढ़े हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, बट अब ये मैंडेटरली कर दिया गया है कि आपको इसे ओपनली बताना है, क्योंकि जनता फिर तय करे कि उसे एक 8वीं पढ़े, 5वीं पढ़े पर्सन को बनाना है कि नहीं बनाना है, या हो सकता है उसे एक पोस्ट ग्रेजुएट या साइंटिस्ट लेवल आदमी को भी नहीं बनाना है। क्योंकि हो सकता है ना वो एमएलए, वो एमपी उस जनता से कनेक्टेड नहीं है, वो जनता को लगता है कि हमें ये रिप्रेजेंट नहीं करता। मान लीजिए कोई पर्सन एक बहुत बढ़िया मान लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड से बहुत अच्छा कोर्स कराया, वो वहीं के कस्टम कल्चर मैनर में जन्मा पला, और वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है और उसे पार्टी ने टिकट दे दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले लोग मेजॉरली मान लीजिए ग्वाला समाज से आते हैं, मान लीजिए कि वो सारे के सारे दूध का काम करते हैं। ऐसे में उन्हें ऑलवेज़ ये रहेगा कि ये पर्सन हमारी समस्याएं नहीं समझ सकता, पशुओं के विषय में से कोई ज्ञान नहीं है, इसे अंतरिक्ष ज्ञान बहुत है, ऐसे में हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, हमारी यहाँ की लाइफ को अंडरस्टैंड नहीं करता, एनिमल हस्बेंड्री की से नॉलेज नहीं है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए किसी ग्राम का प्रधान है, कोई 8 भी नहीं पढ़ा हुआ, मान लीजिए उसको शुरू से 15 साल हो गए हैं ग्राम प्रधानगी के तौर पर, या काउंसलर के आगे बढ़ गया, वो इस तरह के चुनाव के माध्यम से वो उस समाज को जानता है, उनके पशुओं की ज़रूरतों को जानता है, उनके दुख धंधों को समझता है वो। ऐसे में उनके लिए वो आदमी ज़्यादा रेलेवेंट है। आई बात समझ में? लेकिन आपका अधिकार बनता है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हों कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। इसी तरह से बहुत से प्रावधान हमारे संविधान में ऐसे भी हैं जिसके तहत जनता जनार्दन है ये माना गया है, जिसके तहत आप पर ही छोड़ा जाता है कि अब आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक पॉपुलर चेक रखाया जाता है। आप रिकन्सिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, पॉपुलर चेक है, अदरवाइज़ वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं कराएंगे आप कि रिकन्सिडरेशन के लिए आया इसका मतलब ये इलीगल था, रिकन्सिडरेशन के लिए आया इसका मतलब ये गलत है, रिकन्सिडरेशन के लिए आया इसका मतलब ये विधि सम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है, वो आया है, राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए, इसलिए तो फिर अगर वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेज रही है तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड है, फिर प्रेसिडेंट को उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ऑल इन ऑल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये कहता है
इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट। मतलब अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, मतलब कि 5 साल पूरे हो गए कार्यकाल को, चुनाव उससे पहले ही कंडक्ट करा लिए जाते हैं ताकि 5 साल पूरे होते ही नई लोकसभा फॉर्म हो जाए। मान लीजिए कि लोकसभा उस समय में डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल पूरे, नई लोकसभा जब तक बन करके, नई पार्टी मेजॉरिटी में आकर के जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन जाते, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले वाली एग्जिस्ट करती रहती है। यानी कि जब आप देख रहे होते हैं कि लोकसभा का टाइम ख़त्म हो गया, पुराने उस समय के जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय के मंत्री जो हैं वो चलते ही रहते हैं, और दूसरी तरफ देश भर में चुनाव भी चल रहे होते हैं। एक पार्टी मेजॉरिटी में आ भी जाती है और ये तय भी होता है कि उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कोई और है। ऐसे में आप फिर देख रहे होते हैं कि आपके पिछले ही प्रधानमंत्री अभी भी नियम ले रहे हैं, अभी भी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है काम। फिर वो जब रेजिग्नेशन देंगे, फिर नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो फॉर्म होती है। ऑलवेज़ हमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए, ये परमानेंट है। मान लीजिए 2 साल ही पूरे हुए हैं और अब री इलेक्शन की नीड फील हो रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने सजेस्ट कर दिया प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ये लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, कंट्री को नए इलेक्शंस की नीड है। ऐसे में नए इलेक्शन की नीड का मतलब यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर ऐसा फील होने लगा है कि आपको लगेगा कि ये लोकसभा भी गई तो ये सरकार भी गई, नहीं। जबकि आप हैरान हैं कि इसी सरकार ने तो राष्ट्रपति को प्रपोज किया कि लोकसभा को ख़त्म कर दीजिए, तो वो इसीलिए बेसिस पर कि लोकसभा ख़त्म हो जाएगी पर सरकार बनी रहेगी जब तक देश में नई सरकार नहीं आएगी। रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली कहा गया है कि प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना काम नहीं करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर ऑलवेज रहनी चाहिए आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। और ऐसे में अगर प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा किए गए सभी एक्ट और कंडक्ट फिर आर्टिकल 74 की मर्यादा को मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनको मैंडेटरी है कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एडवाइस से ही चलना है। इसलिए ऑलवेज एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और वहाँ पर फिर असेंबली जो है उसे एक पॉइंट के बाद डिसॉल्व भी कर दिया गया, लेकिन उस समय में भी वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही लगा करके केंद्र सरकार की अथॉरिटी आ गई। वहाँ पर कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफेक्टिव हो गई? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफेक्टिव हो गई। इसकी वजह से आपने वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया। लेकिन बहुत बार इमरजेंसी के समय में ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा हुआ कि लोकसभा आपके ऊपर एक अंकुश लगाती है, आपको ऐसा फील होता है कि पार्लियामेंट आपको हिंडर करती है काम करने से। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर लोकसभा ही मैं डिसॉल्व करा दूं तो भी मेरी एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रहेगा इंटैक्ट जब तक कि नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बनती। और नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब बनेगी जब नए लोकसभा के चुनाव होंगे, और नए लोकसभा के चुनाव होने नहीं देंगे, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी होती है, ये प्रोविज़न है कि जब इमरजेंसी का प्रोविज़न बढ़ते चला जा रहा है तो आप पिछली लोकसभा के टेन्योर को एक्सटेंड करते जाएँ। आई बात समझ में? पिछली लोकसभा चलती रहेगी, पिछली लोकसभा को हमने डिसॉल्व कर दिया है, नए इलेक्शन अभी क्लियर नहीं हो रहे क्योंकि इमरजेंसी हमने नेशनल वाली लगाई है, तो ना नए इलेक्शन हो क्योंकि इमरजेंसी चल रही है, ना नई लोकसभा बने, ना नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आए, और हमारी फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलती रहे और वो निरंकुश चलती रहे। इसलिए जो मौजूदा लोकसभा है उसे हमने डिसॉल्व कर दिया। तो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलती रहती है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को प्रपोज कर देते हैं, क्योंकि वो देख पा रहे होते हैं कि थोड़े ही समय के अंदर 2 या 4 दिन के अंदर हमारे खिलाफ हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, और ऐसे में हम कॉन्फिडेंस प्रूव ही ना कर पाएँ अपना, हो सकता है हमारी सरकार गिर जाए, हो सकता है हम ख़त्म हो जाएं, दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में फिर वो सजेस्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, ना रहेगी लोकसभा, ना होगा फ्लोर टेस्ट, और ऐसे में हम जितने भी नंबर्स में वो लोकसभा मैटर नहीं करता, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटैक्ट रह जाएगी। फिर हम डिले करते जाएंगे, इलेक्शन होने में समय लगेगा, तब तक हमारी पार्टी कंट्री लेवल पर वापस एक एटमॉस्फेयर बना देगी। फिर उस इलेक्शंस में हम दोबारा से इतनी की सीटें जीतने का माहौल बना लेंगे तब तक कि हम दोबारा से सरकार बना पाएँ, क्योंकि वो हो सकता है अगर हम अभी भी सरकार में होंगे तो हम रिसोर्सेज को उस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, चीज़ों को उस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टेंडेंसी रहती। बट इसका जो विज़न है वो बहुत ही नोबल है कि क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी अथॉरिटेटिव नहीं होने चाहिए, कभी भी ऑटोक्रेटिकली रूल ना करें प्रेसिडेंट। जनता के ऊपर जनता का राज होना चाहिए, वो होता है ऑलवेज इलेक्टेड लोगों का, जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं। जैसे कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज बनेगा आर्टिकल 74 के मुताबिक, चाहे लोकसभा हो या ना हो। लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी वो रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम करना है। ये यहाँ पर साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अगला क्लॉज, अगला कंसेप्ट है इसी में 1974 के अराउंड आकर के जजमेंट आया
कि जहाँ जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन की बात हुई है, सो सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जहाँ जहाँ भी जिक्र आया है, चाहे वो इमरजेंसी की बात करें, वहाँ पर मैंने आपको प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन बताई थी प्रेसिडेंट रूल के समय में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन वर्ड बताया था। तो जहाँ जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन का शब्द आया है, ये असल मायने में सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यह प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल या पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैंने तब भी आपको बताया था, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी चीज़ से सेटिस्फाइड है तो उसी को ही प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन माना जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलते हैं। अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज प्रेसिडेंट अब जब प्रेसिडेंट ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलते हैं, ध्यान से समझें, तो फिर प्रेसिडेंट की कोई इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट को काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से, तो सभी एक्ट सभी कंडक्ट उनके एड एंड एडवाइस से चलते हैं। ऐसे में सेटिस्फेक्शन फिर किसकी काउंट की जाएगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जहाँ जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है ये, क्योंकि देखिए 1971 से 1974 के समय में भी ये सारे जजमेंट्स आ रहे हैं। ये सारा का सारा इंदिरा गांधी का दौर है। इंदिरा गांधी क्योंकि उन्हें जानती थी कि होना सब राष्ट्रपति के नाम पे है, इंदिरा गांधी जो जो कमांड राष्ट्रपति को कर रही हैं, राष्ट्रपति वो सब कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स आ रही हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज रहेगा, चाहे लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाए। और दूसरा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो उनकी सेटिस्फेक्शन से नहीं चलेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन से चलेंगे। यानी कि वो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन से नहीं चलेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन से चलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो एक लार्जर बॉडी की बात हो रही है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की बात नहीं हो रही। अगर अकेले प्राइम मिनिस्टर की भी बात हो तो भी एक पर्सन को अथॉरिटेटिव बॉडी बनाने की बात हो गई, लेकिन वहाँ पर शब्द बार बार यूज़ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की ही सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की ही एड एंड एडवाइस से चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से नहीं चलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने लेक्चर की बिगनिंग में पिछले लेक्चर में साफ किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। अगर दो स्टेटमेंट्स आ जाएं कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पर कंसेप्ट आपका पूरी तरह से मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद आ जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया है। क्या है ये कंसेप्ट? देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि जो पार्टी लोकसभा में या जो कोलिशन लोकसभा में मेजॉरिटी अचीव करके गई, बार बार वो कंसेप्ट रिपीट होता है, तो इससे आपकी रिवीजन तो ऑटोमेटिकली होगी, टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं। उस पार्टी के एमपीज़ का जो ग्रुप बनेगा, जिसे हिंदी में मैं बार बार सांसद दल कहता हूँ, उसका जो नेता होगा, उस नेता को प्रेसिडेंट बुला करके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। फिर वो प्राइम मिनिस्टर जिसे भी चाहेगा, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, पहली बात, चाहे वो उस अपनी पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो, दूसरी बात, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही कैंडिडेट हो, चाहे वो दोनों हाउसेज में से कोई मेंबर ना भी हो, वो एक 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना चाहिए, चाहे इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। तो मतलब वो प्रधानमंत्री फिर जिसे भी आइडेंटिफाई करेगा, नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट उन्हें मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। इस तरह से अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है। आई बात समझ में? तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही ये अपने दफ्तर में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन में जिसे चाहे उसे अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है लोकसभा में, राज्यसभा वाली मेजॉरिटी नहीं, लोकसभा। लेकिन मंत्री दोनों हाउसेज में से आ सकते हैं। दूसरा, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहते हैं का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहें इन्हें हटा दे। जयदीप, मतलब इस समय के प्रेसिडेंट जब चाहें प्रधानमंत्री या मंत्रियों को नहीं हटा सकते। जब पर्टिकुलरली किसी मिनिस्टर को अगर हटाना है तो प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि इस मिनिस्टर को आप डिसमिस कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को हटाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट को पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है तो उसके लिए उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट उस लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना जरूरी है। जब तक इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा का